नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। 2019 चुनावी वर्ष और चुनावी वर्ष में पीयूष गोयल जी ने 1 फरवरी 2019 को पेश कर दिया है अंतरिम बजट। ये अंतरिम बजट कई सौगातें लेकर आया तो कईयों को निराशा भी देखनी पड़ी। आज इसी बजट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे दो मेहमान, आर्या पीजी कॉलेज से कॉमर्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मिसेस आस्था गुप्ता जी और मिस्टर पंकज चौधरी जी। स्वागत है आपका। तो आस्था गुप्ता जी, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बजट 2019 के अंदर जो सबसे ज्यादा सराहना की जा रही है वो कहा जा रहा है कि जो पहले 2.5 लाख तक टैक्स का स्लैब था, वहां पर कोई हमें टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब वो 5 लाख कर दिया गया बढ़ाकर। क्या टैक्स स्लैब में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं? जी हाँ, इस टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि अब हमें 5 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अब जिन इंडिविजुअल एसएससीज की इनकम अप टू 5 लाख है, 5 लाख रुपए तक है, उनको अपने पहले 2.5 लाख रुपए पर, जैसे आपने बोला, टैक्स नहीं देना पड़ेगा 2,50,000 तक। लेकिन 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक जिनकी इनकम है, उनको उस अमाउंट के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो उनका अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिल जाएगा। इसी वजह से जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनके लिए फ़ायदा हुआ है इस बजट में निश्चित तौर पर, क्योंकि उनको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम सभी डिडक्शंस लेने के बाद जो हमारी टैक्सेबल इनकम जो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास बचती है, वो टैक्सेबल इनकम अगर हमारी 5 लाख यानी कि 5 लाख रुपीस से ज़्यादा है, उनके लिए कोई भी टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं किए गए हैं। उनके लिए वही है जो पहले था। पहले 2.5 लाख के ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक उनको 5% टैक्स देना है, एंड आफ्टर 5 लाख दे हैव टू पे 20% टैक्स टिल 10 लाख रुपीज, एंड आफ्टर 10 लाख रुपीज दे हैव टू पे 30%। तो जो ये बदलाव किया गया है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए किया गया है जिनकी इनकम 5 लाख रुपीज तक है, लेकिन उससे ज्यादा वालों के लिए कोई बदलाव नहीं है इस बजट में। यानी कि अगर मेरी इनकम 5,01,000 भी हो जाती है तो मुझे पूरा टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ, अगर सेविंग्स के बाद आपकी इतनी इनकम बचती है तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 5% 2,50,000 से 5 लाख पर, और 5 लाख अबव पर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, हमारे दर्शकों की कुछ कंफ्यूजन चल रही है कि अगर उनकी इनकम 7 से 8 लाख रुपए है और वो कोई टैक्स पे नहीं करना चाहते, टैक्स में रिबेट चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? उसके लिए उनको, जैसे कि सेक्शन 80C में हमारे पास बहुत सारी सेविंग्स की बात की जाती है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड्स हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स हैं, एनएससी हैं, उन सब में वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स अपनी सेविंग्स कर सकते हैं और तब रिबेट ले सकते हैं थोड़ी बहुत, और डिडक्शंस लेने के बाद जो इनकम बचेगी उसके ऊपर टैक्स तभी कम हो सकता है, अदरवाइज उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, अगर आप सैलरी क्लास हैं तो आपके लिए एक और सौगात आई है, वो ये है कि पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज़ मिला करती थी और अब वो 50,000 रुपीज़ है। यानी कि अगर मेरी इनकम 8 से 9 लाख रुपए भी है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है अगर मैं टैक्स सेविंग स्कीम्स का फायदा उठा रहा हूँ तो। हाँ। चलिए, अगला प्रश्न पंकज जी आपके लिए है। बजट में बात की गई कैपिटल गेन टैक्स की। ये कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है और इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले तो मुझे एसीपी न्यूज़ में बुलाने के लिए आप सब पूरी टीम को बधाई। तो आपने पूछा कैपिटल गेन टैक्स क्या है। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या और कैपिटल गेन टैक्स लगता किस पे है। तो कैपिटल गेन्स का मीन्स होता है कैपिटल प्रॉफिट्स और कैपिटल लॉसेस। कि सबसे पहले अंडर सेक्शन 214 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या है? जो पर्सनल इफेक्ट की थिंग्स नहीं है, एक्सक्लूडिंग आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, अगर के पुरानी पेंटिंग्स है, कोई वर्क ऑफ आर्ट आपके पास है, कोई ड्राइंग्स है, ज्वेलरी है, दीज आर द थिंग्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट। बट कैपिटल गेन टैक्स इन पे देना पड़ेगा बिकॉज दीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। बिजनेस का जो स्टॉक होगा वो कैपिटल एसेट नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, बट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। तो इनको सेल करने से जो प्रॉफिट आपको होता है आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने कोई मॉडिफिकेशंस कराई है लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे एडिशंस किया आपने, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वो माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर विल बी टैक्सेबल। दैट इज ग्रॉस कैपिटल गेन। वो अभी आगे डिफाइन करेंगे कि एसटीसीजी है या एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जी, अभी अंतरिम बजट है। हाँ, नहीं, वो इसी के अंदर ही है। आपने पूछा कैपिटल गेन क्या है। तो 2 टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है
और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दूसरा दीर्घकालीन पूंजी लाभ। जब अगर हम रफली सा डिफाइन करें कि अगर कोई भी एसेट आप 36 मंथ से पहले सेल करेंगे तो उस पर जो प्रॉफिट आपको होगा या लॉस जो होगा उसको हम अल्पकालीन पूंजी लाभ बोलते हैं या अल्पकालीन पूंजी हानि बोलते हैं। अगर कोई भी एसेट आप 36 मंथ्स के बाद सेल करते हैं तो उस पर होने वाला लाभ जो है वो दीर्घकालीन पूंजी लाभ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा जी। तो इस पे गवर्नमेंट ने कोई बदलाव नहीं किया है। लास्ट टाइम जो था कि अगर 1 लाख से ऊपर का कैपिटल गेन है, अगर आप शेयर्स वगैरह सेल करते हैं, सिक्योरिटी सेल करते हैं तो उस पर 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ एक डिडक्शन थी कि आपके पास पहले से अगर 1 मकान है जी उसको चेंज करके 2 कर दिया जी कि अगर आपके पास 2 मकान है जिसके पास, तो अगर कैपिटल गेन टैक्स 2 करोड़ से अबव बनता है तो उसके लिए कैपिटल गेन में थोड़ा सा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने और कुछ नहीं जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई मकान है और उसको मैं सेल कर देता हूँ और उससे मुझे कुछ फायदा होता है, हाँ। उसके पहले मैं सिर्फ 1 मकान परचेज कर सकता था, अब उसकी जगह 2 परचेज कर सकता हूँ। एक ही एग्जम्पशन ले सकते थे, उससे पहले आपके पास 1 से ज्यादा मकान नहीं होने चाहिए जी। अब एग्जम्पशन लेने के लिए 2 मकान जी, मुझे उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। नहीं देना। चलिए, एक अच्छी एक बात देखने को मिली है। आस्था जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए। 6,000 रुपए सालाना गरीब किसानों को देने के लिए योजना बनाई है, लेकिन जो विपक्षी दल के नेता है वो कह रहे हैं कि ये किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। 17 रुपए दिन का आप किसान को दे रहे हैं जो कि हमारे देश का अन्नदाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, सरकार ने हमें कहा है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, ज़मीन है, उनको अप टू 2 हेक्टेयर जिनके पास लैंड है उनको उन्होंने 6,000 रुपये सालाना देने की बात की है। और निश्चित तौर पे बहुत ही कम अमाउंट है अगर हम बात करें एक हमारे अन्नदाता के लिए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात हमें इसमें देखने को मिली है वो ये है कि सरकार ने ये कहा है कि 6,000 रुपये में से 2,000 रुपये वो आने वाले 4 महीने में किसानों के अकाउंट में खाते में ट्रांसफ़र करेंगे जी। और अगर हम देखें तेलंगाना में इससे पहले ये 1 साल से चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों को पैसा देने की बात कही है, लेकिन 1 साल लग गया उनको फार्मर्स का डाटा कलेक्ट करने में और डाटा को उसके बाद अमाउंट को ट्रांसफ़र करने में। तो देखने वाली बात ये रहेगी, सबसे बड़ा चैलेंज जो सरकार के पास है कि उनको ये देखना होगा कि फार्मर्स जो किसान हैं उनका डाटा कलेक्ट होगा कि जिनके पास 2 हेक्टेयर्स लैंड है उन्हीं को वो 6,000 रुपये में से 2,000 रुपये देने वाले हैं। तो वो डाटा कलेक्ट होगा और अमाउंट ट्रांसफ़र इलेक्शन से पहले होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात ये, उन्होंने यहाँ पर ये तो कह दिया कि 2 हेक्टेयर लैंड जिनके पास है अप टू 2 हेक्टेयर्स, लेकिन इसमें जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब जिनके पास लैंड नहीं है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है? नहीं, अगर कोई एक पोल्ट्री फार्मिंग या फिशरीज का कोई भी फार्मर है उसको ये बेनिफिट नहीं दिया गया है। ये फायदा सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कल्टीवेबल लैंड है, तो ये सभी के लिए बेनिफिट नहीं है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि जो कहा गया है वो भी आने वाले 4 महीनों में चुनाव से पहले वो अमाउंट ट्रांसफर किया भी जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर 10 से 12 करोड़ किसान इंक्लूड किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो एक चुनावी स्टैंड ही माना जा सकता है। जी हाँ, 12 करोड़ फार्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल। चलिए, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा पंकज जी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर जो काम कर रही है उनके लिए पेंशन स्कीम लेकर आई है मोदी सरकार। उसमें कहा गया है कि जिनकी इनकम 15,000 रुपये प्रति माह है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा और जितना पैसा वो डालेंगे उतना ही पैसा सरकार डालेगी। इस बारे में बताइए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सरकार डिफाइन कैसे करेगी, क्योंकि आज तक 45 सालों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया। उसका डेटा कैसे कलेक्ट होगा? तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को कुछ डाटा तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज लाइसेंस्ड हैं या जिन्होंने अपने आप को DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के अंदर रजिस्टर्ड करवाया है, कुछ लेबर का डाटा तो गवर्नमेंट वहाँ से कलेक्ट कर सकती है। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं है कि कितना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और गवर्नमेंट ने जो बात की है कि इनको 7,500 ना 3,000 पर मंथ जी 100 रुपीज ये कंट्रीब्यूट करेंगे, सेम अमाउंट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट आपको देगी। तो इट इज अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट कि सबसे पहले तो डाटा कलेक्शन, उसके बाद उसको सुचारू ढंग से उस स्कीम को चलाना, डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना। अदरवाइज फिर मीडियोकर्स या इंटरमीडिएट्स के थ्रू अगर गवर्नमेंट करती है तो अगेन द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन विल अराइज। तो
तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले स्कीम को लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट को एक रोड मैप बनाना चाहिए था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैसे हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे और अमाउंट उनके खाते में किस तरह से ट्रांसफर होगा। तो गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप नहीं है। तो इससे बेटर तो ये था कि गवर्नमेंट, जैसे पीछे भी बातें चलती रही कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लेके आएगी गवर्नमेंट, वो ज़्यादा बेटर था कि हम जिस तरह से सब्सिडीज दे रहे हैं सभी को, चाहे वो कोई भी मार्जिनल पीपल हैं या अनप्रिविलेज्ड पीपल हैं या फिर क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सभी सब्सिडीज तो सभी ले रहे हैं। तो इससे बेटर तो गवर्नमेंट यूबीआई लेके आती या मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम लेके आती, उसमें बेनिफिट गवर्नमेंट का ही था। उसमें गवर्नमेंट की कोई इनकम कम रही होती, इनकम इंक्रीज हो जाती कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैप्चर ही करना है तो उसमें बेनिफिट ये था कि अगर गवर्नमेंट 1500 से 2000 रुपए हर एक पर्सन को देती है जी जी जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो दिस विल बी द 1.3% ऑफ जीडीपी, जबकि सब्सिडी में गवर्नमेंट लगभग 2.5% जीडीपी का दे रही है सब्सिडी, तो वो ज्यादा बेटर था। तो जो दर्शक हमको देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि जो भी आपके पास ठेले वाला होता है, पान वाला हो गया, वो सारे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। जैसा कि पंकज जी ने बताया, ये सरकार के लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन करना, डेटा कलेक्ट करना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। तो चलिए अगला प्रश्न आस्था जी आपसे पूछना चाहूंगा कि एमएसएमईज के लिए ये बजट क्या सौगात लेकर आया है? एमएसएमईज के लिए बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं आया है, लेकिन इसमें इन्होंने ये कहा है कि जिनके भी 1 करोड़ रुपए तक का लोन है उस पर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट में सब्सिडी दी जाएगी अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है और वहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का आप लोन ले रहे हैं, तो वो एक उन्होंने चेंज किया है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो मेन जो पॉइंट आ रहा है एमएसएमईज के लिए वो इसमें यही आ रहा है। तो एमएसएमईज को इस बार सूना रखा है, सूना तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ इतना ही किया गया है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो हम आप उसमें 2% की सब्सिडी जरूर देंगे आपको। पंकज जी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जीडीपी के अंदर आप देखिए हम 3 सेक्टर कवर करते हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। जी जी। हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर। उसके अंदर अगर आप देखेंगे आज भी 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर जी, एंड वेरी लेस शेयर, ओनली 13% ग्रोथ आ रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। बिल्कुल जी। उसके लिए कुछ नहीं किया गवर्नमेंट, डेवलपमेंट पे फोकस किया, ओनली डिजिटलाइजेशन। तो फिर अगेन फार्मर्स के लिए कुछ नहीं मिला। दूसरा सेक्टर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि मेक इन इंडिया। तो अगर आप ग्रोथ देखें, टोटल हमारे जीडीपी की जो ग्रोथ आ रही है लगभग 7.3% ग्रोथ है जी। उसके अंदर अगर आप शेयर देखेंगे रियल ग्रोथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इज बैकबोन ऑफ द कंट्री, तो उसमें सिर्फ 3 से 4% तक ग्रोथ आ रहा है। तभी ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है क्योंकि ग्रोथ नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई सौगात जरूर देनी चाहिए थी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी रेज हो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, जिससे गवर्नमेंट का जो एक विजन है मेक इन इंडिया का वो भी सक्सेसफुल हो। बिल्कुल, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात की, तो यहाँ से एक प्रश्न उठ के आता है कि 45 साल के सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर हो चुका है। बजट से ठीक एक दिन पहले इसकी रिपोर्ट लीक हो गई, लेकिन उसके बावजूद बजट के अंदर इसके लिए कोई सौगात नहीं लाई गई। क्या हो सकता है इस देश का, बताइए। तो मैंने लास्ट डिस्कशन मेरा हुआ था तो मैंने उसमें भी यही बात ही रखी थी, शिक्षा एंड रोजगार जी जी, कि ना तो गवर्नमेंट शिक्षा पे फोकस कर रही है। अभी भी आप बजट देखेंगे तो सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए इंक्रीज किया, लास्ट टाइम लगभग 35,000 करोड़ था, उसको 48,000 करोड़ किया। बिल्कुल, उसमें से भी कुछ पैसा जो है अदर आइटम्स के लिए है, लाइक प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना एंड ऑल दीज प्रोग्राम्स। बिल्कुल, अब गवर्नमेंट ने हर जगह सेंटर खोल दिए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, बट उसकी ग्राउंड रियलिटी है कि हम युवा को स्किल नहीं कर पा रहे हैं। स्किल तो है बट एप्लीकेशन बेस्ड स्किल नहीं है कि जिसको इंडस्ट्री में हम यूज कर सके। जी, अभी रिपोर्ट आई थी 80% जो स्किल्स वो है वो सारे बंद पड़े हैं। बंद पड़े इसीलिए बंद पड़े हैं क्योंकि हम सिर्फ पैसा ऐंठ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा लीक ना हो, इसलिए आपने देखा 2 मेंबर्स ने भी रिजाइन किया जी, लेकिन गवर्नमेंट पे प्रेशर था, अपोजिशन लीडर्स का भी, अदर एजेंसीज का भी, तो गवर्नमेंट ने एनएसएसओ के थ्रू, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के थ्रू रिलीज कराया डाटा को। तो अनएम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं जो आज तक 3 से 4% थी वो एकदम 6.7% है, एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर 1972 के बाद। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या है, ग्राउंड पे फोकस करना होगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया,
जी। तो गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहती है तो पहले युवा के लिए आप जी। एमएसएमई का प्रोग्राम देखेंगे, एक सेतु प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। जी जी जी। उसमें कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने लोन्स इशू कर दिए, लेकिन हमारे युवा को ये नहीं पता कि स्टार्टअप कैसे करेंगे। बिल्कुल। स्टार्टअप के लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। स्टैंड अप बिल्कुल। इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आपने 16 में लॉन्च कर दिया, अभी तक किसी को ये डेफिनेशन नहीं पता कि उसके अंदर एलिजिबल बिजनेस क्या होगा बिल्कुल स्टार्टअप के लिए। जी। जब तक हम चीज ये बेसिक्स नहीं सीखेंगे, अब उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि आप किराने की दुकान खोलेंगे, दैट इज नॉट अ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल। उसमें स्पेशली डिफाइंड है एलिजिबल बिजनेस के अंदर कि अगर आप कोई इनोवेशन करते हैं, अगर आप कोई डेवलपमेंट करते हैं, जी। अगर आप कोई डेवलपमेंट करते हैं, अगर आप कोई कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस जी। ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड आईपीआरस। यहाँ पे तो आधे हमारे चाहे युवा चाहे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आईपीआर का मीनिंग भी नहीं पता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तब वो स्टार्टअप होगा। अगर यही चीजें हम उनको बेसिक लेवल से सिखाएंगे कि व्हाट इज इनोवेशन, हाँ जी। तभी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। नहीं तो बच्चे में ना तो एम्प्लॉयमेंट स्किल है, ना ही कोई भी अप्लाइड स्किल है। बिल्कुल। तो तो इस आपका तरह के कहना है कि इंडस्ट्री सेक्टर के लिए कुछ करना चाहिए था, यस, तभी रोजगार भी पैदा रोजगार होते। के अवसर तभी बढ़ पाएंगे। क्योंकि जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वो सभी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, चाहे ये इंटरिम बजट हमारे पास अभी आया है, आगे इलेक्शंस भी होने वाले हैं और आजकल आप देख रहे हैं हमारे कितने युवा पॉलिटिक्स में भी इसीलिए आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो भी स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं वो अप टू द मार्क हों, क्योंकि आगे आने वाला जो हमारा कंट्री का फ्यूचर है वो यही सब बच्चे हैं, हम लोग ही हैं। तो जी। एम्प्लॉयमेंट पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उससे भी पहले स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर वो प्रॉपर्ली स्किल्स ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके प्रोवाइड करा रही हैं तो बच्चा अपने आप आगे जाकर एक अच्छा भविष्य लेकर कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगला प्रश्न मैं आपके साथ ही जोड़ना चाहूंगा कि 3 दिन से मोदी सरकार लगातार बड़ा प्रचार कर रही है कि डिफेंस बजट आज तक का सबसे ज्यादा रखा गया, 3 लाख करोड़ रुपए तक का, लेकिन अब भी देखा जाए तो चाइना से बहुत कम है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफेंस बजट के बारे में, रक्षा बजट के बारे जी, में, जी। निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये अभी चाइना से बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें अभी तक जो हमारे पहले के बजट रहे हैं उसके कंपैरेटिवली हमारा ये बजट ज़्यादा है। हम ये कहेंगे यहाँ पर जितना भी हम इंडिया में देखते हैं सरकारी आंकड़ों के एक हिसाब से कि अगर इतना भी रियल में इम्प्लीमेंट हो जाए जी। तो वो भी बहुत है। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है, गवर्नमेंट को ये हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा देना है। जी। तो अगर रक्षा बजट पर इतना पैसा लगाकर 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने बोला है लगाए हैं, जी, तो अगर जी। उतना पैसा भी वो रियलिटी में इस बार के लिए इस बजट में जो उन्होंने दिया है लगा दें तो चाइना की पीछे पीछे जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर उनसे कम भी है इतना हो जी। जाए तो अगली बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ये बजट अगली बार और ज्यादा हो, क्योंकि गवर्नमेंट को दोनों बातें देखनी है, रक्षा के साथ साथ और भी चीजें हैं जहां पर उनको फोकस करना है। जी। सबसे बड़ी बात, पंकज जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि 1 लाख गांवों को डिजिटलाइज करने का इस बार उन्होंने स्कीम बनाई है कि 1 लाख गांवों को डिजिटलाइज करना है 5 सालों के अंदर अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि आप आज तक बिजली पानी की सुविधा हर गांव तक पहुंचा नहीं पाए, डिजिटलाइजेशन कैसे करेंगे? अब गवर्नमेंट ने उसके साथ उसका भी रोड मैप नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने सौभाग्य योजना स्टार्ट किया था कि हर गांव तक बिजली पहुंचेगी। जी, पिछले बजट के अंदर अगर आप देखें तो सौभाग्य कि जगमग गांव के नाम से योजना शुरू की कि सभी शुरुआत में गांव, कहा गया था कि हर एक सांसद एक गांव गोद लेगा। हाँ, ग्राम आदर्श योजना के नाम जी, से जी। प्रोग्राम शुरू किया। वो भी अगर रियलिटी देखें तो कोई इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की। स्कीम तो फटाफट गवर्नमेंट अनाउंस करती है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर जहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहाँ कोई देखने वाला नहीं है उसको कि क्या चल रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो चल रहा है। जी, जी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर वादा किया कि 31 मार्च तक 19 तक जो है हम सारे गांवों को जो है बिजली पहुंचा दी जाएगी। जी। लेकिन जब 1 साल में कुछ नहीं हुआ पिछले बजट से अब तक, तो अब हमें नहीं लगता आगे भी इस तरह का कोई प्रोग्राम सफल होगा। और इस बार स्मार्ट सिटी के बारे में और भी जैसे कुछ नहीं कहा गया। दूसरा, बिल्कुल पिछली बातें भूल गई हैं। 1 लाख गांव डिजिटलाइजेशन का सवाल है तो उससे पहले गांव के युवा को आपको सक्षम करना पड़ेगा कि वो लिटरेट हो। बिल्कुल। उसको टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी, टेक्निकल स्किल्स उसके अंदर होंगी, तभी वो चला पाएगा, तभी डिजिटलाइजेशन का फायदा है। अदरवाइज एक ढाक के 3 पात
वाली बिल्कुल, बात आपने है। अभी लिटरेट की बात की यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि आपने 3,000 करोड़ रुपए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में खर्च कर दिए। अगर वही पैसा स्कूल या कॉलेजेस या हायर एजुकेशन में लग गया होता तो शायद देश का भविष्य और ज्यादा आगे बढ़ता। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बजट के अंदर भी एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ खास सौगात लेकर नहीं आया। क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम जैसे पहले एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस बजट में कुछ नहीं लेकर आई है। जी और जितना पैसा हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर बात करें कि इतना ज़्यादा पैसा उसके ऊपर लगाया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट है, हम बोलते हैं फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, जी जी अगर वो भी कर ली जाए तो एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक एजुकेशन बच्चे को मिल जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके बारे में इस बजट में बहुत ज़्यादा बात नहीं की है एजुकेशन के बारे में। और जी उम्मीद करते हैं हम अपनी सत्ता में आने के बाद, अगर यही गवर्नमेंट आती है या दूसरी गवर्नमेंट आती है, जी वो इस बारे में ज़रूर कुछ सोचेगी और हमारे आने वाला जो भविष्य, हमारे युवा हैं और हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन सेक्टर में ज़रूर करेंगी। अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है इसमें। देखिए, एक अंतरिम बजट था, असली बजट जुलाई में आना है। क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी या कुछ बदलाव हो सकते हैं? टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड बजट, टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड, क्योंकि सिर्फ जनता को लुभाना था। इसलिए इस तरह के वादे गवर्नमेंट ने किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अदरवाइज आप देखेंगे गवर्नमेंट की इनकम कम हो रही है, जी तो गवर्नमेंट ने कोई रोड मैप तैयार नहीं किया कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होंगे। बिल्कुल जो ये डिफरेंट टाइप की स्कीम्स दे दी कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना पेंशन देंगे, बिल्कुल, यही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 75,000 करोड़ रुपए लाएंगे कहाँ लाएंगे से? कहाँ से? कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि इनकम कम हो रही है। बिल्कुल पहले हमारे पास IMF या अदर जो MDBs है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, लाइक वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पहले से इतने लोन हैं, जी तो हम और ज्यादा इन लोन्स में फंस जाएंगे। लोन्स हम ले नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट को पहले रोड मैप बनाना चाहिए था, खाली चुनावी स्टंट नहीं लेके आना चाहिए था बजट के जी। लिए। रोड मैप तैयार करें कि किस तरह का पहले इनकम हम कैसे जनरेट करेंगे और किस तरह। इसलिए मैंने बोला प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, जी, क्योंकि जी। सोर्सेज ऑफ इनकम कम है। और अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, जी, जो जी। गवर्नमेंट कह रही है कि अंडर 3 लेके आएंगे, अब जो जी। नया टारगेट गवर्नमेंट का 19-20 असेसमेंट ईयर के लिए या 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए है, वो 2.5% ऑफ GDP, विच इज करंटली 3.4% ऑफ GDP। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम लाएगी और पैसा एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, तो इट मींस लोन्स आर इंक्रीजिंग। एक सबसे बड़ी बात मोदी जी कह रहे हैं कि यह बजट एक क्रांतिकारी बजट है, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आपको क्या लगता है किस वर्ग को पीछे छोड़ दिया, किस वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया? इंडस्ट्रियलिस्ट को पीछे छोड़ दिया, गया। शिक्षा के क्षेत्र पर कोई कुछ ध्यान नहीं नहीं दिया गया। जी तो इसलिए गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स पे, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा के साथ ही एम्प्लॉयमेंट जुड़ा है। अगर हमारा युवा स्किल होगा तभी देश का भविष्य भी जो है वो उज्जवल होगा। तो आपके हिसाब से क्रांतिकारी बजट था ये? नहीं, क्रांतिकारी बजट नहीं था। देखिए, जहाँ तक बजट की जस्ट बात एक है, अंतरिम बजट हाँ, था, मैंने बता दिया, पॉलिटिकल इससे स्टंट है। ज्यादा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा हर सेक्टर को छुआ जाए, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने इसमें चुनावी एक्सटेंट से ज्यादा कुछ नहीं लेकिन किया सबसे बड़ी बात यह है कि 50 करोड़ लोगों को इससे जोड़ा गया है। तो कि जैसे 10 से 12 करोड़ किसानों को, 10 से 12 करोड़ लेबर को और 3 करोड़ सीधा टैक्स पेयर को लाभ मिला इससे। लेकिन इसमें कॉमन भी है। अगर आप बात करेंगे किसानों जी, जी। की या टैक्स पेयर्स की, आप ये कहना चाहते हैं कि जिनकी इनकम 5 लाख तक है, ये इतने सारे लोग टैक्स पेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं, फार्मर्स आ रहे हैं, बहुत सारे। अगर पूरा हम बात करें कि ओवरऑल जो हमारा देश के लोग हैं, सबको सेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश की है, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे सर ने बोला, ये एक चुनावी स्टंट ही रहा है। देखने वाली बात वही रहेगी, इतना भी इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है। चलिए, अंतिम प्रश्न आपके दोनों के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि मोदी जी ने कहा ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या पिक्चर दिखाई जाएगी और क्या बजट रहेगा? पिक्चर तो सिर्फ गवर्नमेंट जो दिखाना चाह रही है वो यही कि हम काले धन वाले लोगों को पकड़ के लाएंगे। हाँ जी। इसके अलावा कोई पिक्चर बाकी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, जिससे गवर्नमेंट और कोई नई सौगात नहीं दे सकती आने वाले समय में। आपका क्या कहना है? इसमें इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ लोग जो उम्मीद है वो यही है कि
गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ज़्यादा स्पेंड करने वाली है, लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे कि इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे कि बेसिक चीज़ें रह गई हैं कि उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि जुलाई में जो बजट अब पेश किया जाएगा उसमें जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर नहीं आया है या फिर रोजगार के ऊपर नहीं आया है, कि वो भी ध्यान दिया जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक है हेल्थ के ऊपर, जैसा एक एम्स और यहाँ पर खोला जा रहा है रेवाड़ी में, कि इसके ऊपर भी और फोकस देने की जरूरत है। तो ये सब चीजों में उम्मीद हम करते हैं कि पिक्चर अभी बाकी जो है वो इसमें कुछ आना चाहिए। कितने प्रतिशत खुश हैं आप बजट 2019 से? I am strongly disagree from this budget. Less than 50%. क्योंकि less than 50%. इस बजट में जो सौगात है सिर्फ 5 लाख से नीचे वाले लोगों के लिए है, जो मिडिल क्लास, और किसी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। सो आई एम स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस। और उसके अलावा 5 लाख से कम वालों के अलावा तो इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं दिया है, क्योंकि एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा किया जा रहा था। मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ेगी, एटीसी की लिमिट बढ़ेगी, वहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। बहुत ही तरीके से इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं। अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात की है सेविंग अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वहां पर सिर्फ टीडीएस को उन्होंने 10,000 से 40,000 तक लिया है, लेकिन टैक्स में अदरवाइज रिडक्शन नहीं दी है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा बजट के ऊपर। कई सौगातें लेके आई, लेकिन हमारे जैसे कि दोनों मेहमानों ने कहा कि स्ट्रांगली डिसएग्री और लेस देन 50%। तो आप क्या सोचते हैं? आप देश की जनता है, आप जनार्दन है, आपने 2019 में वोट देना है। तो यही थी हमारी आज की चर्चा। एसीपी न्यूज से लाइव सचिन अरोड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम।